हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम्सलर पोलर प्लानीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ हैं इस वीडियो में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और हम सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं सॉल्व करेंगे, उसके हम एक्सप्लेनेशंस भी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और उस एमसीक्यू से रिलेटेड और भी डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में आपका पोलर प्लानीमीटर से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली सारे टॉपिक्स और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एम्सलर पोलर प्लानीमीटर ये किस तरीके से होता है। ये इस शेप में होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक आर्म होता है, इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग आर्म। यहाँ पर एक पिन लगी हुई होती है, उसको हम कहते हैं ट्रेसिंग पिन, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रेसिंग पॉइंट। ठीक है। एक ये वाला एक आर्म होता है, इस आर्म को हम कहते हैं एंकर आर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रम टाइप में लगा हुआ होता है, थोड़ा सा वेट होता है, और उस वेट के नीचे यहाँ पर एक एंकर पिन होता है। ठीक है, देखो उसको हमने यहाँ पर सी से इंडिकेट किया है, तो उसको हम नीडल या एंकर पॉइंट दोनों कहते हैं। और फिर ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों आर्म कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर एक हिंज के ज़रिए से। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, हिंज। एंकर आर्म और ट्रेसिंग आर्म ये दोनों कनेक्टेड होते हैं हिंज के ज़रिए से। और फिर यहाँ पर देखिए, थर्ड वाला पॉइंट वेट वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ इज़ डायल, यहाँ पर डायल होता है जो कि यहाँ पर कनेक्टेड होता है। जो कुछ भी हम रोटेशन करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर इस डायल पर रीडिंग आएगी। और यहाँ से फिर उस पर कनेक्टेड होता है वर्नियर, ये एक वर्नियर होता है फिफ्थ। यहाँ पर ये एक व्हील लगा हुआ है जो कि रोटेट होता है, और इस व्हील के रोटेशन होने की वजह से ही इनके ऊपर रीडिंग्स के चेंजेस होते हैं। 6 नंबर है यहाँ पर क्लैंप, यहाँ पर क्लैंप्स लगे होते हैं। 7 नंबर है स्लो मोशन स्क्रूज, यहाँ पर इसका एक स्लो मोशन स्क्रू होता है। और ये 8 नंबर है लास्ट में इंडेक्स, ये होता है इंडेक्स। तो ये ब्रीफ में हमने इसके कंपोनेंट पार्ट्स को डिस्कस किया है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लानीमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विड्थ, एरिया और नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि प्लानीमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को मेनली यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया। और एरिया भी कौन सा? जो इर्रेगुलर एरिया हो, जिसकी बाउंड्रीज फिक्स ना हो। इर्रेगुलर एरिया मतलब जो रेगुलर से हटकर हो। रेगुलर एरियाज़ कौन से? जैसे आपका सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो π/4d स्क्वायर करके। कोई स्क्वायर है, आप उसको दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे, उसका एरिया मिल जाएगा। कोई रेक्टेंगल है, आप उसको लेंथ इंटू विड्थ कर दोगे, उसका एरिया मिल जाएगा। दीज आर द रेगुलर फिगर्स। ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर दोगे। बट ऐसी फिगर जो इर्रेगुलर हो, जिसका कोई डिफाइंड शेप नहीं हो, ऐसे इर्रेगुलर शेप में हो, जैसे कोई आपका लैंड, कोई आपका तालाब है, पॉन्ड है, जिसका जो पानी का एरिया है, सबमर्जेंस का एरिया, वो कैसे एक इर्रेगुलर शेप में रहेगा ना। तो ऐसे इर्रेगुलर शेप के एरियाज़ को मेजर करने के लिए प्लानीमीटर को यूज़ किया जाता है। प्लानीमीटर इज़ इन्वेंटेड बाय। प्लानीमीटर ये इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया था? कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था? तो आपको याद रखना है कि प्लानीमीटर एम्सलर नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उन्होंने प्लानीमीटर को इन्वेंट किया था। उन्होंने प्लानीमीटर के जो सारे कंपोनेंट्स हमने अभी देखे उसको बनाए थे। सबसे ज़्यादा एम्सलर पोलर प्लानीमीटर ही यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरिंग इर्रेगुलर एरिया। Which of the following instrument is used for the measurement of irregular area? डम्पी लेवल यूज़ करके आप लेवलिंग करते हो। प्रिज्मेटिक कंपास से आप बेरिंग फाइंड करते हो। प्लानीमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इरेगुलर एरिया। लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप लाइन को रेंज करते हो, मतलब कोई लाइन के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स फिक्स करते हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या रहेगा? प्लानीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानीमीटर इज़ मोस्टली यूज्ड। प्लानीमीटर के बहुत सारे टाइप्स हैं, सिर्फ पोलर प्लानीमीटर, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर ही नहीं है, और भी डिफरेंट प्लानीमीटर्स हैं। लीनियर प्लानीमीटर है, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर है, पोलर प्लानीमीटर,
या फिर डिजिटल प्लानीमीटर, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली कौन सा वाला यूज़ होता है, तो आपको आंसर करना है एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। नेक्स्ट इज पोलर आर्म और एंकर आर्म इज डैश डैश देन ट्रेसिंग आर्म। ऑप्शंस आर स्मॉलर, लॉन्गर, सेम और नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है स्मॉलर। जो पोलर आर्म होता है, पोलर आर्म का ही दूसरा नाम है एंकर आर्म। एंकर आर्म और पोलर आर्म बोथ आर सेम थिंग। एंकर आर्म इज डैश डैश देन ट्रेसिंग आर्म। एंकर आर्म इज एक्चुअली क्या होता है, छोटा होता है देन ट्रेसिंग आर्म। देखो ये डायग्राम हमने जो देखी थी, तो इसके अंदर ये वाला एंकर आर्म है और ये वाला क्या है, ट्रेसिंग आर्म है। तो जो एंकर आर्म होता है वो ट्रेसिंग आर्म से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ पोलर आर्म और एंकर आर्म इज चेंजिंग, फिक्स्ड, मूवेबल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फिक्स्ड। जो पोलर आर्म या एंकर आर्म है उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। ट्रेसिंग आर्म एंड एंकर आर्म इज कनेक्टेड बाय नीडल, बोल्ट, हिंज और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हिंज। हमने जब कंपोनेंट्स डिस्कस किए उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया कि जो एंकर आर्म है और हमारा ट्रेसिंग आर्म है, इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से बाय यूजिंग हिंज। एक हिंज लगी हुई होती है। देखो यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा था, ये आपका एंकर आर्म है, यहाँ पर एंकरेजेस गिवन है और ये एक ट्रेसिंग आर्म है, और इन दोनों को कनेक्टेड किया जाता है यहाँ पर हिंज के ज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रम ऑफ एंकर आर्म कंटेन्स डैश डैश पॉइंट। जो एंकर आर्म के लास्ट में ड्रम लगा हुआ होता है, देखो यहाँ पर होता है ड्रम, मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले की स्लाइड पे जाते हैं। देखो ये आपका एंकर आर्म है और यहाँ पर ड्रम लगा होता है, मतलब एक कुछ वेट होता है, स्मॉल वेट होता है, और यहाँ पर लास्ट में एक नोकीला पार्ट होता है, नोक वाला पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, नीडल और एंकर पॉइंट कहते हैं। तो क्वेश्चन में उसी के बारे में पूछा गया है, द ड्रम ऑफ एंकर आर्म कंसिस्ट डैश डैश पॉइंट। ऑप्शंस आर नीडल पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट, पिन पॉइंट और नन ऑफ द अबव। तो अभी जैसे हमने देखा डायग्राम में, उस ड्रम का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं नीडल पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ड्रम रहेगा और नीचे जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं नीडल पॉइंट और एंकर पॉइंट, दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ प्लानीमीटर इज यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द एरिया। जो एरिया हमें फाइंड करना है, जिस मैप का एरिया हमें फाइंड करना है, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेसिंग आर्म का जो ट्रेसिंग पॉइंट है उसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से वाले पॉइंट को हम ट्रेसिंग एरिया के ऊपर रोटेट करते हैं, नीडल पॉइंट को, ट्रेसिंग पॉइंट को, पिन पॉइंट को या नन ऑफ द अबव। नीडल पॉइंट कहाँ पर रहेगा, ये एंकर पॉइंट, एंकर आर्म में जो ड्रम लगा हुआ है उसके नीचे होता है। और ट्रेसिंग पॉइंट कहाँ पर रहेगा, जो आपका ट्रेसिंग आर्म है उसके साथ में लगा हुआ रहता है। और ट्रेसिंग पॉइंट को क्या करते हो, आपको जो कुछ भी एरिया आपको फाइंड करना है मैप के ऊपर, उसके ऊपर आप रोटेट करते हो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रेसिंग पॉइंट। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रेसिंग पॉइंट, और ये जो आर्म है इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग आर्म। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं, ये जो कुछ भी एरिया हमें फाइंड करना रहेगा उस एरिया के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंकर पॉइंट ऑफ प्लानीमीटर कैन नॉट बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द एरिया टू बी मेजर्ड। द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। मतलब हमें मैप के ऊपर, शीट के ऊपर जो एरिया हमें फाइंड करना है, तो उस एरिया के आउटसाइड डायरेक्शन में, मतलब उस एरिया के बाहर हम एंकर पॉइंट को नहीं रख सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऑप्शंस आर राइट और रॉन्ग। तो इसका आंसर है रॉन्ग। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमें कोई छोटा सा एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम जो एंकर पॉइंट है उसको उतने छोटे से एरिया में नहीं रख सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एंकर पॉइंट है वो हम बाहर रखते हैं। और अगर बहुत बड़ा एरिया है जो कैलकुलेट करना है
तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंकर पॉइंट एरिया के अंदर ही रख लेते हैं। मतलब हम एंकर पॉइंट एरिया के इनसाइड भी रख सकते हैं और आउटसाइड भी रख सकते हैं, दोनों तरह की प्रोविज़न है। तो यहाँ पर कंपल्शन क्या है कि ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं कैन नॉट बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द एरिया टू बी मेजर्ड। तो ये तो गलत हो गया, हम उसको कभी बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एरिया टू बी मेजर्ड इज स्मॉल, अगर एरिया छोटा है तो उसमें हम एंकर पॉइंट अंदर रखेंगे क्या, रख सकेंगे क्या। द एंकर पॉइंट इज डैश डैश ऑफ द एरिया, आउटसाइड, इनसाइड, एट द बाउंड्री और नन ऑफ द अबव। अगर एरिया बहुत छोटा है तो उसमें फिर अंदर ही हम एंकर पॉइंट भी रखेंगे, फिर ट्रेसिंग आर्म से उसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर रोटेट भी करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर एरिया स्मॉल है तो हमें एंकर पॉइंट को आउटसाइड रखना पड़ता है और ट्रेसिंग आर्म को हम फिर उस एरिया पे रोटेट करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ए। इन केस ऑफ स्मॉल एरिया द एंकर पॉइंट इज केप्ट आउटसाइड ऑफ द एरिया। व्हेन एरिया टू बी मेजर्ड इज़ लार्ज, अब एरिया अगर आपको बड़ा एरिया आपको मेजर करना है एरिया, तो उस केस में एंकर पॉइंट इज़ डैश डैश ऑफ द एरिया। अगर एरिया बहुत बड़ा है तो उस केस में आपको एंकर पॉइंट कहाँ रखना पड़ेगा, एरिया के इनसाइड में रखना पड़ेगा और फिर ट्रेसिंग पॉइंट आप क्या करोगे, उस एरिया की बाउंड्री के ऊपर रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द ट्रेसिंग पॉइंट इज़ रोटेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एरिया, जो एरिया की बाउंड्री है उसी के ऊपर रोटेट किया जाता है। एरिया के अंदर इंटरमीडिएट कहीं भी रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है, जिस मैप का पर्टिकुलर पार्ट का एरिया हमें जो कैलकुलेट करना है, उसके सिर्फ बाउंड्री पर हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेसिंग पॉइंट को रोटेट करना पड़ता है। तो कौन से डायरेक्शन में रोटेट करते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन और नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने कई बार इस पॉइंट को रिपीट किया कि हम ट्रेसिंग पॉइंट को हमेशा जब भी रोटेट करेंगे एरिया की बाउंड्री पर, तो वो हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c इज डैश डैश व्हेन एंकर पॉइंट इज केप्ट आउटसाइड। जो एंकर पॉइंट है अभी जैसे हमने डिस्कस किया, वो एरिया के हम अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो अगर हम एंकर पॉइंट एरिया के आउटसाइड डायरेक्शन में रखे हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला है हमें एरिया कैलकुलेट करने का, तो उसमें जो कांस्टेंट है उसकी क्या वैल्यू रहेगी, 1, 10, 0 या 100। तो आपको याद रखना है इस केस में जो कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0। जब एंकर पॉइंट एरिया के बाहर रखेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 रहेगी। देखो यहाँ से अभी आपके बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो एरिया का फार्मूला है एम्सलर पोलर प्लानीमीटर, इसको यूज़ करके जब आप फाइनल एरिया कैलकुलेट करना रहेगा तो उसके लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला क्या है, एरिया ए इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम ब्रैकेट में एफ आर माइनस आई आर प्लस माइनस 10 टाइम्स एन प्लस सी, ये फार्मूला है। तो उसमें से ये ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लान टू बी कंप्यूटेड, जिस प्लान का एरिया आपको कैलकुलेट करना है वो है आपका यहाँ पर ए। एम इज़ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जो कि हमें पहले से नोन होता है, या तो फिर जो which is different for different scales and is supplied in the instruction sheet by the manufacturer। जिस कंपनी ने उस प्लानीमीटर को बनाया है वही कंपनी हमें ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू दे के रखती है, मतलब ये वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन रहने वाली है। नेक्स्ट इज एफ आर मीन्स फाइनल रीडिंग माइनस आई आर मीन्स इनिशियल रीडिंग। इसका मतलब क्या, हमारा जो पोलर प्लानीमीटर है, तो हमने जब एरिया कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया था, इनिशियल पोजीशन पे जो रीडिंग रहेगी उसको हम कहेंगे आई आर। अब हमने क्या किया, ट्रेसिंग आर्म का जो ट्रेसिंग पॉइंट था उसको हमने टोटल एरिया की जो बाउंड्री थी जिसकी हमें कैलकुलेट करना है एरिया, उसकी बाउंड्री पर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट रोटेशन कर दिया, तो उसकी वजह से रीडिंग में कुछ तो भी चेंजेस आएंगे। तो जो फाइनल रीडिंग रहेंगी उसको हम कहेंगे एफ आर, ठीक है। उसके बाद में अगला पैरामीटर है प्लस माइनस 10 इंटू एन। दिस एन इज़ व्हाट, एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ज़ीरो ऑफ द डायल
passes the fixed index mark। ठीक है, एक इंडेक्स मार्क रहेगा हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमने कंपोनेंट्स में देखा था उसको। ठीक है, तो जो इंडेक्स मार्क बना हुआ है तो डायल कितनी बार, डायल का जो ज़ीरो है वो कितनी बार वहाँ से पास हुआ है, दैट इज़ द नंबर, n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स इंडेक्स मार्क के पास में से डायल कितनी बार रोटेट हुआ है, कितनी बार वहाँ से पास हुआ है। एक बार हुआ रहेगा तो एक बार, दो बार हुआ है तो दो बार, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। सिंपल। ठीक है, इफ़ ज़ीरो मार्क ऑफ द डायल पासेस ट्वाइस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो बार हुआ है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इफ़ इट पासेस वंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ n इज़ -1। मतलब माइनस कब रहेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हुआ है डायल, और प्लस कब रहेगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हुआ है डायल, उस केस में प्लस रहेगा। अगर दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका जो ज़ीरो है वो पास हुआ है तो +2 हो जाएगी। चार बार ज़ीरो पास हुआ है इंडेक्स मार्क के पास से तो +4 हो जाएगी। और एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो सिमिलरली हमें नेगेटिव हमें वैल्यू लेना रहेगी। नेक्स्ट इज सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द वैल्यू ऑफ विच इज सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये वैल्यू भी हमें क्या रहेगी, ऑलरेडी नोन रहेंगी, लेकिन आपको याद रखना है व्हेन द एंकर पॉइंट इज केप्ट आउटसाइड द वैल्यू ऑफ सी इज़ 0। अगर एरिया के बाहर आप एंकर पॉइंट रख रहे हो तो डायरेक्टली आपकी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच कंप्लीट रीडिंग ऑन प्लानीमीटर इज़ फिगर ऑफ डैश डैश डिजिट। मतलब हम जो रीडिंग रीड करेंगे प्लानीमीटर में वो कितने डिजिट्स में हमको आंसर मिलने वाला है। मतलब 1 डिजिट में रहेगा, 2 डिजिट में रहेगा, यहाँ पर 3 होना चाहिए था एक्चुअली, 3 डिजिट में रहेगा या 4 डिजिट में रहेगा। तो इसका आंसर है 4। जो रीडिंग हम नोट करेंगे प्लानीमीटर में, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर में, तो वो रीडिंग हमें 4 डिजिट्स में मिलेंगी। 4 डिजिट्स में मतलब क्या, जैसे देखो ये 4.375 ये जो वैल्यू है इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 और ये एक 4। ये इस तरीके से टोटल डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर, 4 डिजिट्स हैं। मतलब पॉइंट के बाद में कितने वैल्यू रहेगी, 3 वैल्यूज़ रहेंगी, 375। ये कितनी वैल्यूज़ हो गई, कितने डिजिट्स हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स रहेंगे और पॉइंट के पहले 1 डिजिट रहेगा। तो ये रीडिंग हमें कहाँ से मिलेगी, देखो यहाँ पर ईच कंप्लीट रीडिंग ऑन ए प्लानीमीटर इज़ अ फिगर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 4.375 ये एक वैल्यू है। तो जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब कौन सा पहला डिजिट है, 4, ये डिजिट आपको कहाँ से मिलेगी, डिस्क पे से मिलेगी। आप डिस्क को रीड करोगे आपको ये पहला डिजिट मिलने वाला है। मतलब अगर यहाँ पर 4 एग्जाम्पल में हमने 4 लिया है, मतलब डिस्क पे कितना रीडिंग था, 4 रीडिंग था। द सेकंड डिजिट, पॉइंट के बाद में जो डिजिट है सेकंड डिजिट इज़ 4.3 इज़ रीड ऑन द रोलिंग व्हील। जो रोलिंग व्हील रहेगा उस मतलब मेन स्केल, वहाँ से आपको ये सेकंड डिजिट मिलेगा। द थर्ड डिजिट क्या है हमारा, ये 7, ये कहाँ से मिला है आपको, इज रीड ऑन द रोलिंग व्हील दैट इज़ द मेन स्केल। मतलब सेकंड और थर्ड रीडिंग ये तुम्हें कहाँ से मिलने वाला है, रोलिंग व्हील पे से मिलने वाला है। और जो फोर्थ डिजिट रहेगा 5, द लास्ट डिजिट दैट इज़ द फोर्थ डिजिट 5 इज़ रीड ऑन द वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल रहेगी वहाँ से आपको लास्ट वाला फोर्थ वाला रीडिंग मिलने वाला है। इस तरीके से टोटल कितने डिजिट्स रहेंगे हमारे प्लानीमीटर के, 4 डिजिट्स रहेंगे हमारे रीडिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कल राउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इफ द ट्रेसिंग आर्म इज मूव्ड नो रोटेशन ऑफ व्हील कॉज बट द व्हील सिंपली स्लाइड ऑन पेपर विदाउट एनी चेंज इन रीडिंग, दिस इज कॉल्ड एज। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, मतलब ये पूछना चाह रहे हो। मैंने जो अंडरलाइन किया है इसको पढ़ो आप, इसको अच्छे तरीके से इससे आपको समझ में आ जाएगा। नो रोटेशन ऑफ व्हील कॉज बट द व्हील सिंपली स्लाइड ऑन पेपर विदाउट एनी चेंज इन द रीडिंग। हम जब ट्रेसिंग आर्म का मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से मूवमेंट जो व्हील होता है उसका रोटेशन होता है, और फिर उस व्हील के मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, हमें रीडिंग मिलती है। अब अगर व्हील ही रोटेट ना हो तो रीडिंग भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना।
तो हमारा जो प्लानीमीटर है उसमें एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब हम ट्रेसिंग आर्म का मूवमेंट तो कर रहे होते हैं लेकिन जो व्हील होता है वो रोटेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, एक्चुअली वहाँ पर वो सिचुएशन वैसी क्रिएट हो जाती है कि हम ट्रेसिंग आर्म का रोटेशन कर रहे हैं, जो एरिया हमें मेजर करना है उसकी बाउंड्री पर हम रोटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी व्हील का रोटेशन नहीं होता और उसकी वजह से हमें कोई रीडिंग नहीं मिलती। तो इसीलिए इस टेक्निकल टर्म को डिफ़ाइन किया गया है और इस टेक्निकल टर्म को हम कहते हैं ज़ीरो सर्कल। ठीक है, आपको याद रखना है, दिस इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ज़ीरो सर्कल व्हेन एम एंड सी आर नोन इज़। तो जो ज़ीरो सर्कल अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, यह हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, एम एंड सी अगर नोन है, एम इज़ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी जो हमारा लास्ट में सी की वैल्यू थी कांस्टेंट की वैल्यू, फार्मूले में ए के फार्मूले में एम ब्रैकेट में एफ आर माइनस आई आर प्लस माइनस 10n प्लस सी का जो फार्मूला है, तो वो फार्मूले का एम और सी ये दोनों वैल्यू अगर हमें नोन है तो एरिया ऑफ ज़ीरो सर्कल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम प्लस सी करके या एम माइनस सी करके या एम इंटू सी करके या एम डिवाइडेड बाय सी करके। तो इसका आंसर है एम इंटू सी अगर हम करेंगे, अगर एम और सी हमें नोन है तो उससे हमें एरिया ऑफ ज़ीरो सर्कल पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सारी जितनी मेहनतें थी ये किस में थी, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर में थे। फंक्शन क्या था उसका, हम यूज़ किस लिए करते थे, टू मेजर द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। तो डिजिटल प्लानीमीटर उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये डिजिटल होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो ट्रेसिंग आर्म है, यहाँ पर एक ट्रेसिंग मैग्नीफायर लगा हुआ है और यहाँ पर प्लग रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, यहाँ पर एक डिस्प्ले रहेगा, यहाँ पर कुछ फंक्शन कीज़ रहेंगे और ये रोलर रहेगा। मतलब जो भी एरिया हमें कैलकुलेट करना है इरेगुलर, हम क्या करेंगे, जस्ट इस ट्रेसिंग मैग्नीफायर का जो सेंटर वाला पॉइंट रहेगा, हम क्या करेंगे, वो जो बाउंड्री रहेगी एरिया, जो कोई भी एरिया हमें कैलकुलेट करना है उसकी बाउंड्री पर क्या करेंगे, हम जस्ट रोटेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और लास्ट में वहीं पर लाके ख़त्म कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डायरेक्टली एरिया की वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले पे पता चल जाएगी। इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए हम इसको डिजिटल प्लानीमीटर कहते हैं। और जो एम्सलर पोलर प्लानीमीटर है उसमें आपको एफ आर लेना है, आई आर लेना है, एम की वैल्यू, सी की वैल्यू, एन की वैल्यू नोटेट करना है, इंडेक्स आर्म, सारी चीज़ें, एंकर पॉइंट आपका आउटसाइड है इनसाइड है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। बट यहाँ पर वैसे कुछ भी नहीं रहने वाला डिजिटल प्लानीमीटर में, जस्ट आपको ऑन करना है डिस्प्ले पे। जब नॉर्मल ऑन हो गया उसके बाद में जस्ट आपको ये ट्रेसिंग मैग्नीफायर को रोटेट कर देना है एरिया की बाउंड्री के ऊपर और डायरेक्टली आपको क्या होगा, यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू रहेगी एरिया की आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो थैंक यू। इस वीडियो में हमने प्लानीमीटर, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर को डिटेल में डिस्कस किया है और डिजिटल प्लानीमीटर को ब्रीफ में डिस्कस किया है। थैंक यू।